कितना परसेंट आप श्योर थे कि शिक्षक बनना है? मतलब ये 100 थोड़ा सा 100। अरे बाप रे। तो जहाँ जाए वहाँ बंदर दिखे मुझे। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा, ये भारत में जगह जगह पर बंदर खूब होते हैं, तो बंदरों पे सवाल बनाओ। लेकिन स्कूल का जो सिस्टम है ना जी सर, वो मेरे को कभी रास नहीं आया। प्रॉब्लम कहाँ है? रॉबर्ट रेसनिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर उसमें? और डेविड हैलिडे प्रॉब्लम है। ये कंफ्यूजन निकालने में मुझे 4 साल लगे। यही पूछना था मुझको, क्या ये सवाल आप खुद बना रहे थे एक 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 क्या इस बीच सर आपकी क्या मतलब शादी भी इसी बीच मतलब की बाद में क्या? नहीं, हम तो बैचलर अभी भी है। ओह अच्छा, देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट दिस। जो नहीं है आज दुनिया के अंदर में, मैं उसको क्रिएट करने जा रहा हूँ। जेई में पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई की तैयारी कितनी अच्छी करी वो इंपॉर्टेंट है। आपने जेई पास किया या नहीं किया, अगर आपने मेहनत से उसके लिए तैयारी की है 1 साल 2 साल, तो आपने अपने स्किल्स बढ़ाए हैं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आज हम लोग के लिए है बहुत ही स्पेशल डे, क्योंकि ये है सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड। मुझे YouTube पे वीडियोस बनाते हो गए हैं करीब 5 साल, और ये आज मेरी लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल डे है। ये मेरा वो ड्रीम है जो शायद मैं क्लास 11-12 से देख रहा था, और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि ये ड्रीम पूरा हुआ। आज मैं आप लोग को मिलाने वाला हूं इंडिया के किंग ऑफ फिजिक्स, इनफैक्ट इंडिया के क्या, वर्ल्ड के किंग ऑफ फिजिक्स से श्री पद्मश्री अवॉर्डी HC वर्मा सर से। हेलो सर। हेलो हेलो अलग। सर कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब ये तो मेरा सपना था 11-12 का, कि कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा सर, मतलब सर इट्स रियली लाइक अ ड्रीम। चलो सर बढ़िया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी वेलकम टू यू सर, टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। सर आपने टाइम निकाला और सर हमसे बातचीत करने के लिए आपने हाँ कह दिया। मेरे को सर सही बताऊं, आपको मेल लिखते वक्त बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि आप रिप्लाई करोगे, और मैं यहाँ अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं 50 बार सर को अप्रोच करूंगा, और मेरा ये था कि जो 50th टाइम अप्रोच होगा वो मैं पहुंच जाऊंगा सर के घर के बाहर और कहूंगा कि बात तो करनी है मुझको कैसे भी। मैंने मौका नहीं दिया, मैंने मौका नहीं दिया। टू यू सर, सो ग्रेट ऑफ यू की बात हो रही है आपसे। तो सर आज हम लोग ये चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ की जर्नी, फिजिक्स की जर्नी, योर लव फॉर फिजिक्स सर, एंड बच्चों के बीच आपकी किताब जो है उसके बारे में ऑफ कोर्स हम लोग बातें करेंगे। तो इसके ऊपर आज हम लोग आपसे पूरी चर्चा करना चाहेंगे सर। ठीक तो ठीक। सर थोड़ा सा इनफॉर्मल रखेंगे इसको, ठीक है? ठीक है सर। तो सर थोड़ा सा मैं नर्वस भी रहूंगा। तो सर सबसे पहले स्टार्ट इसी बात से करते हैं कि सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, और मैंने कुछ चीजें आपके बारे में ऑफ कोर्स पढ़ रखी हैं, अब कितनी सही कितनी गलत मुझे नहीं पता। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि शायद स्कूल डेज में आप इतने शार्प स्टूडेंट नहीं थे। सो हाउ कम कि आपने अचानक से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ? क्या ये अचानक हुआ, ये ग्रेजुअल हुआ? इसके बारे में सर। नहीं, वो कहानी बड़ी रोचक है जी सर। वो कहानी बहुत रोचक है। स्कूल के समय में कुछ पता नहीं चलता था क्या हो गया, क्योंकि मैंने क्लास 6 में पहली बार एडमिशन लिया स्कूल में। तो जो आजकल नर्सरी KG 1 2 3 वगैरह करते हैं ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पिताजी घर में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ाते थे। तो मेरे पिताजी भी बहुत अद्भुत व्यक्तित्व थे, अद्भुत। उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए वो। बहुत अपने बचपन के अंदर में शायद एक बार कभी कुछ महीनों के लिए स्कूल गए, फिर उनका मन नहीं लगा, उन्होंने छोड़ दिया कि हमें नहीं पढ़ाई करना। फिर जब फिर गए ही नहीं वो स्कूल। कोई भी इम्तहान उन्होंने, एक भी इम्तहान नहीं दिया अपने उसके अंदर में। फिर कुछ काम धाम करने लगे किसी के साथ मिल करके, कुछ मीनाकारी का, इसका उसका। फिर जब बड़े हुए तो उनका मन हुआ कि पढ़ा जाए। तो फिर किताबें खरीद करके लाने लगे बाजार से, टेक्स्ट बुक्स। सर करीब किस एज में? समझो करीबन 17-18 साल के बाद, 19 साल। अरे बाप रे। तो खास करके गणित में उनको बड़ा मन लगता था। तो वो कक्षा 5 के लिए आए, फिर 6 के लिए आए, 8 के लिए आए, 9 के लिए आए, 10 के लिए आए, बस उसका सवाल बनाते रहते थे। फिर हिंदी के लिए आए, फिर इंग्लिश के लिए आए। तो जब जो मर्जी आई वो पढ़ा।
तो ये जो संस्कार है ना मेरे परिवार में कि जब जो मर्जी आएगी वही पढ़ेंगे किसी के कहने पे नहीं पढ़ेंगे तो मेरे साथ भी वैसा ही था। तो उन्होंने घर पे मेरे को थोड़ा बहुत गणित वणित पढ़ा दिया था, लेकिन स्कूल में मैंने एडमिशन केवल 6ठी क्लास में लिया पहली बार। और स्कूल में क्लास में? हाँ, क्लास 6 में फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैंने स्कूल में पैर रखा तो 6ठी क्लास में ही पैर रखा अरे बाप रे और उस समय में जब वहाँ गया तो एकदम से जो रेजिमेंटेशन हो गया ना। फिर पहले घर में थे तो घर में पढ़ने का क्या है, कभी छत पे पढ़ो, कभी किचन में पढ़ो, कभी बाहर पढ़ो, कभी अंदर पढ़ो, जब मर्जी हो पढ़ो, जब मर्जी हो ना हो मत पढ़ो। पिताजी भी वैसे ही हर फन मौला, मैं भी वैसे ही हर फन मौला। स्कूल में तो घंटियां बजती थी तो सर आप घर में क्या पढ़ते थे, मतलब कैसे अपना सिलेबस डिफाइन करते थे आप? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्या मतलब था सिलेबस डिफाइन करने से पिताजी ने जो पढ़ा दिया जो पढ़ लिया। अच्छा हाँ, तो अंक गणित में उन्होंने मुझे काफ़ी मास्टर बना दिया था। और क्लास 6 के लेवल में अलजेब्रा वगैरह तो आती नहीं है तब तक, अंक गणित ही होती है मैथमेटिक्स में। और हिंदी उन्होंने मेरी बड़ी पक्की करती थी, बहुत पक्की करती थी। सर आपकी हिंदी काफी अच्छी। सर अंक गणित को अगर आप बता सकें तो मतलब बच्चों को समझने में थोड़ा आसान होगा। एरिथमेटिक ओके 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 तो हिंदी और गणित ये दो मुख्य विषय उन्होंने बहुत मेरे को पक्के करके रखे हुए थे। और जो अंग्रेज़ी थी वो उस समय में ऐसा नहीं था आजकल की तरह कि सब इतना क्रेज़ हो अंग्रेज़ी का सब। तो 6ठी क्लास से ही साधारणतः स्कूलों में अंग्रेज़ी शुरू हुआ करती थी। हाल तक तो सरकारी स्कूलों में अभी भी 6ठी क्लास से ही शुरू होती थी, कुछ साल पहले तक। तो जब वो मेरे को स्कूल में एक लेकर के गए, नवीन गणेश पाठशाला नाम था स्कूल का, पटना में जी। तो उस समय में एडमिशन टेस्ट ऐसे तो नहीं होते थे, लेकिन प्रिंसिपल अपने रूम में बुला करके और कुछ सवाल पूछ लिया करते थे, कुछ कागज़ कलम दे देते थे कि लिखो, ये लिखो, वो लिखो, थोड़ा सा डिक्टेशन लिखा दिया, थोड़े गणित के सवाल पूछ लिए और तब तय करते थे कि कौन सी क्लास में ये जाएगा। अच्छा। तो मेरे को उन्होंने इसी तरह से बुला के पूछा तो 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल कुछ कराए और मैंने उनके उत्तर देते चले गए तो फिर हिंदी का उन्होंने पूछ लिया मुझसे, तो देख लिया कि हिज्जे वगैरह ठीक लिखता हूँ, स्पेलिंग्स ठीक लिखता हूँ, कोई इसका लिंग का वचन का गलतियाँ नहीं करता हूँ, ग्रामर ठीक है मेरी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा या तो 6 में आप इसको लगा सकते हैं या 7th में लगा सकते हैं। अरे वाह। तो मेरे पिताजी ने कहा 6 में ही लगाओ, 7 में नहीं लगाना है वहाँ से शुरुआत हुई थी स्कूल की। लेकिन स्कूल का जो सिस्टम है ना जी सर, वो मेरे को कभी रास नहीं आया। अरे हाँ, वो कभी रास नहीं आया। मेरे को उन्मुक्त गगन में पढ़ने की आदत थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, मैंने पीरियड देखा डिफाइंड है। आप वो एग्जाम पैटर्न पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मैंने पढ़ा आपका ये सब थोड़ा सा मतलब प्रेशर वाली स्टडीज जो होती हैं। हाँ, तो इसी सब चक्कर में स्कूल का स्कोर कार्ड मेरा बहुत ख़राब रहा। अच्छा। तो आपने जो कहा ना कि मैं स्कूल के समय में शार्प नहीं था, ऐसी बात नहीं है, मैं शार्प तो बहुत था सर मैंने जो पढ़ा इंटरनेट से मैं वही बोलने लग गया लेकिन मेरा स्कोर कार्ड अच्छा नहीं था कभी भी। ओके। स्कूल में क्लास 6, 7, 8, 9 मेरा स्कोर कार्ड कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था। हाँ, मन नहीं लग, जो पढ़ाते थे वो पढ़ने में मन नहीं लगता था, जो दूसरे पढ़ते थे वो पढ़ने में मन लगता था। सर किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था आपका उस टाइम, मैथ्स में, फिजिक्स में? नहीं, हाँ, इंटरेस्ट सभी चीज़ों में था। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई खास सिलेबस में पढ़ूं, कोई किसी खास ऑर्डर में मैं पढ़ूं, कोई मुझे कहे कि तुमको इतना पढ़ना है इतने महीने के अंदर में, वो मेरे को गवारा नहीं था। अरे हाँ तो सर इसमें तो एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि मतलब आपके पेरेंट्स जो थे वो कैसे इस चीज़ पे मतलब इस चीज़ को लेते थे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स तो एकदम नहीं इस चीज़ को समझते। उनको तो मतलब ये है कि नंबर आया तो बच्चा अच्छा है, नहीं आ रहा तो बच्चा खराब है। मेरे पेरेंट्स में मेरी माता जी जो थी, मैं अभी उनकी कहानी कहूँगा। और आपने जो पूछा ना कि कैसे पलटी खाई, हाँ, तो वो कहानी माता जी से जुड़ी हुई है मेरी। अच्छा। तो वो मैं अभी बताऊँगा। लेकिन मेरी माता जी बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा। मेरे पिताजी ने तो पढ़ लिया था अपने से,
हाँ। लेकिन माता जी को केवल अक्षर ज्ञान था और हाँ। इसलिए वो अपनी धार्मिक किताबें पढ़ लिया करती थी, उससे ज़्यादा उनकी पढ़ाई नहीं थी। अच्छा। लिखती नहीं थी, वो लिख नहीं सकती थी। अच्छा। तो माता जी वैसी थी। पिताजी तो मेरे बहुत विद्वान थे खैर। और मेरे बड़े भैया हैं गणित के, देवी प्रसाद वर्मा जी, वो मुझसे बिल्कुल उलट थे। उन्होंने अपने स्कूल के ज़माने के अंदर में हमेशा हर क्लास के हर इम्तहान के अंदर में फर्स्ट लाया। अच्छा। तो मेरे जब खराब स्कोर करके घर आता था ना, जब रिजल्ट कार्ड ले करके उसमें लाल लाल निशान बने होते थे कि इस सब्जेक्ट में फेल, उस सब्जेक्ट में फेल, उसमें 30 नंबर, उसमें 20 नंबर। तो पिताजी और हमारे बड़े भैया दुखी तो बहुत होते थे, लेकिन गुस्सा नहीं करते थे। वो हमें बहुत काउंसलिंग करते थे कि तुम में बहुत प्रतिभा है, तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं वैसे ही तुम भी हो, है ना, तो दोनों एक ही तरह के हो, तुम पढ़ा करो। मतलब हमें बहुत समझाया करते थे, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो। तो हम वो सुन लिया करते थे, वो भाषण जितनी देर चले 15 मिनट 20 में इंतज़ार करते थे कि कब ख़त्म हो, कब हम यहाँ से जाए। तो ऐसे ही चलता था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब मैं 10th में पहुंचा तब तक ऐसी स्टोरी चलती थी। अच्छा, ऐसा नहीं था, स्कूल के अंदर रेपुटेशन मेरी हाई थी। अच्छा। स्कूल में इतने खराब नंबर लाने के बाद, मतलब आज की तारीख में लोग कल्पना नहीं कर सकते कि स्कूल में इतने खराब नंबर लाने के बाद 10 में से 3 सब्जेक्ट में 30% भी नहीं आ रहे हैं, 30% से भी कम आ रहे हैं, उसमें रेड लाइन नीचे खींची जा रही है कि इन सब्जेक्ट्स में ये बच्चा फेल है। और वैसी हालत के अंदर में स्कूल के सभी शिक्षक ये मानते थे कि ये बहुत तेज लड़का है। मतलब आप काफी शार्प थे, स्कोरिंग नहीं थे, शार्प बहुत थे आप। हाँ, क्योंकि मैंने अगर डिस्कशन के तहत किसी से कुछ पूछ लिया, किसी को कुछ बता दिया, या कुछ हो रहा है उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे दी, केमिस्ट्री पढ़ाई हो रही है वहाँ पर मैंने कुछ बोल दिया क्लास के अंदर में, तो वो ऐसा होता था कि टीचर्स उससे तुरंत कहते थे, अरे ये तो बड़ा मौलिक प्रश्न पूछता है भाई, इसके तो मन में बड़े अच्छे विचार आते हैं। तो रेपुटेशन हाई थी और स्कोर खराब थे। तो 10th में जब मैं था ना, तो उस समय मेरी माता जी ने मेरे साथ एक गेम खेला। क्या सर? हाँ, बिहार में एक पर्व होता है छठ सर, बहुत फेमस है जी। बहुत फेमस है। तो उसमें ना प्रसाद के लिए वो ठकुआ बनाया जाता है, आटे का गुड़ डाल करके और घी में सेक करके, बहुत स्वादिष्ट मिष्टान्न होता है। सर इसका क्या बोलते हैं? ठकुआ बोलते हैं। ठेकुआ। ठेकुआ बोलते। ठीक सर, ठेकुआ। हाँ। तो छठ का वो मुख्य प्रसाद होता है। हाँ। और सभी जो लोग छठ करते हैं, पूजा करते हैं, वो उनके घर में वो बनता है। तो मेरी माता जी क्या करती थी, वो खुद तो कभी छठ नहीं करती थी, लेकिन अपने घर में प्रसाद बना करके और किसी दूसरे को दे देती थी कि मेरी तरफ से पूजा कर देना। अच्छा। तो उस साल उन्होंने ठकुए बनाए ज़्यादा है, और कुछ एक शीशे के बड़े बर्तन के अंदर में वो ठकुए, ताकि बाहर से दिखाई दे, वो उन्होंने और करके और अपने कमरे में एक अलमारी में रख दिए। अलमारी मतलब खुली अलमारी, वो दीवार में जो स्लैब बनी रहती है, दरवाज़ा नहीं होता, ताकि वो बाहर से दिखाई देता रहे। और मुझसे उन्होंने डील किया कि अगर तुम अपनी किताब और कॉपी लेकर के और कलम लेकर के इस कमरे में, मेरे कमरे में, मेरे सामने में 1 घंटे बैठोगे तो 2 ठकुए तुम्हें मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, पढ़ने को तो, मैंने सोचा पढ़ने को तो बोल नहीं रही है, पढ़ने को थोड़ी बोल रही है, खाली बैठने को बोल रही है ना। हाँ, पढ़ने से तो प्रॉब्लम थी ना मुझको। तो वो उनका बहुत स्पष्ट डील था, कोई उसके अंदर में हिडन कुछ नहीं था कि 1 घंटे अगर तुम लगातार बैठोगे खाली यहाँ पे किताब कॉपी और कलम के साथ में, तो पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 ठकुए तुम्हारे पक्के। दूसरे 1 घंटे और बैठ जाओ तो 2 और। तो हमने कहा कि हाँ ये बढ़िया है, खूब सारे ठकुए खाएंगे। तो मैंने शुरू करा बैठना। तो तब समझ में आया कि एक कमरे के अंदर
वही 4 दीवालें हैं, वही छत है और वही फर्श है, दीवार पर वही कैलेंडर है। कितनी देर आदमी देखेगा? कितनी देर आदमी देखेगा? तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो 5-10 मिनट के अंदर में बोर, अब उठ के जा नहीं सकते, छकवा छूट जाएगा। लिहाजा किताब पलटना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पहली बार मैंने किताब ढंग से पढ़ी। मैंने पूरा पेज पढ़ा एक बार। अच्छा। तो जब किताब पढ़ना शुरू किया तो बातें समझ में आने लगी। तो लगा कि ये तो खराब चीज नहीं है, किया जा सकता है। तो महीने भर वो ठकुए चले, ढेर सारे बनाए थे उन्होंने। और महीने भर के बाद मेरी परीक्षा हुई, किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, खूब अच्छे सारे ढेर सारे नंबर आ गए और वहां से पूरी गाड़ी पलट गई। सर ठेकुए ने बदल दिया आपको। हाँ जी। तो ये है कहानी स्कूलिंग मेरी। ये तो बड़ा अच्छा था सर। बिहार के बच्चे अगर सुन रहे हो तो समझ जाएं कि एक ठेकुआ कैसे जिंदगी बदल सकता है लोगों की। बिल्कुल। ये बढ़िया। तो सर फिर उसके बाद आपके स्कोर आने लगे, बस यही चेंज हुआ? हाँ, उसका पढ़ना शुरू कर दिया ना। उसके पहले कभी पढ़ते नहीं थे, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था ना। अब पढ़ने में अच्छा लगने लग गया क्योंकि अब चीजें समझ आने लग गई। तो फिर उसके बाद फिर 11-12 के समय में तो स्कूल बदल गया, पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ। हाई स्कूल में अच्छे नंबर आ गए बोर्ड के अंदर में, तो साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर वहाँ पर तो खैर बिल्कुल अलग ही वातावरण था। तो वहाँ पर बहुत प्रगति हुई। फिर सर आप स्टेट बोर्ड से रहे होंगे, बिहार बोर्ड से मेरे ख्याल से? हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? मतलब लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे, मतलब सर हम लोग देख रहे हैं तो आजकल बच्चे ऐसा फील करते हैं कि हम स्टेट बोर्ड में हैं, हम सीबीएसई में नहीं है। मतलब इसका कोई डिफरेंस है नहीं, मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस। सर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये समझ में आया कि आपने इंजीनियरिंग नहीं परस्यू की, है ना? हाँ, सही है ना ये बात? और आपने बीएससी ऑनर्स चुन लिया। हाँ जी। सर ये कहानी क्या है, मतलब ऐसा क्यों? मतलब आजकल का बच्चा इंजीनियरिंग के सिवा कुछ नहीं सोचता अगर उसकी मैथ्स सही है या फिजिक्स सही है। और शायद एक और इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा सवाल कि शायद आपकी मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग थी, या मैथ्स आपकी शायद ज्यादा अच्छी थी, या मैथ्स आपका इंटरेस्ट था, जो जैसा भी इसमें हो। तो कैसे ये फिजिक्स में आया और कैसे आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप करके क्यों बीएससी ऑनर्स में गए? वो क्या था ना कि जैसे स्कूल के अंदर में जिस समय मैं था और अच्छे नंबर नहीं आते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन मेरे शिक्षक वहाँ बहुत अच्छे थे, है ना? स्कूल में भी मेरे शिक्षक बहुत अच्छे थे, गणित के शिक्षक, केमिस्ट्री के शिक्षक, फिजिक्स के भी शिक्षक, बहुत अच्छे शिक्षक थे। तो वो लोग जब पढ़ाते थे बड़ी तन्मयता के साथ में और बहुत बहुत प्यार से पढ़ाते थे और बड़े अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते थे। तो भले ही मैं नहीं पढ़ता था या घर में जा कर के होमवर्क नहीं करता था, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता था, उनका सुनने में मुझे अच्छा बहुत लगता था। तो उसी समय से क्लास 8-9 के ही समय से मेरे मन के अंदर में ये था कि मुझे भी पढ़ाना है। मुझे भी शिक्षक बनना है। 8-9 से? 8th-9 से। खुद के स्कोर इतने खराब थे। खुद के स्कोर इतने खराब थे और सपने थे कि मैं पढ़ाऊंगा, स्कूल में पढ़ाऊंगा, किसी स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं पढ़ाने का जो था, मतलब आपको अपने टीचर्स को देख के फील हुआ था ये उस टाइम? हाँ भाई, वो जमाना था ना, उस जमाने में जो हमारे शिक्षक हुआ करते थे स्कूल में भी और बाद में कॉलेज में भी, वो बड़े समर्पित होते थे, बहुत समर्पित होते थे। और उनका जीवन देख करके एक प्रेरणा जगती थी कि बड़ा कितना पवित्र जीवन है, कितना अच्छा जीवन है। तो अच्छा लगता था। अब वैसे शिक्षक थोड़े कम मिलते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं वो सर, मतलब शिक्षक या वो जो गुरु बोला जाता है वो उस टाइप के लोग थे। हाँ, तो इसलिए था। तो मेरे को ये नहीं करना था कि किसी कंपनी में नौकरी करूं, किसी फैक्ट्री में नौकरी करूं, कोई कंस्ट्रक्शन और फलाने ढिमाके इलेक्ट्रिकल, ये वो नहीं। किसी स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल कॉलेज जो मिल जाए। जिस समय स्कूल में पढ़ता था उस समय सोचता था कि स्कूल में पढ़ाऊंगा
जब कॉलेज में पढ़ता था तो सोचता था कि कॉलेज में पढ़ाऊंगा। अच्छा। अच्छा। फिर ये था कि चलो कहीं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, बिल्कुल ख्याल नहीं किया। मेरे को बीएससी एमएससी करना है और फिर टीचर बनना है। सर बीएससी के लिए आप कहाँ गए? वहीं पटना में। वो जो 11-12 जो कह रहा हूँ ना मैं, वो आज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस समय 11-12 नहीं कहलाता था, उस समय वो कॉलेज का ही पार्ट होता था, यूनिवर्सिटी सिस्टम का ही पार्ट होता था वो। अच्छा। तो हाँ, तो जो पटना साइंस कॉलेज में कह रहा हूँ, 10th के बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। ओके। जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज आजकल बोलते हैं लोग मुंबई में। आजकल बोलते हैं, लेकिन उस समय वो भी डिस्टिंक्शन नहीं था। कॉलेज ही था वो कॉलेज ही था। तो उसको जो हाई स्कूल के बाद का पहला साल होता था उसको कहते थे प्री यूनिवर्सिटी। और उसके बाद बीएससी शुरू हो जाती थी, डिग्री 1, जो कि 12 के इक्विवेलेंट मानी जाती थी। और फिर दो साल का बीएससी ऑनर्स, ये स्ट्रक्चर था। तो वही पटना साइंस कॉलेज में ही अपना प्री यूनिवर्सिटी हुई, वहीं पर डिग्री पार्ट 1 हुआ, फिर वहीं पर बीएससी ऑनर्स हुआ। तो ये तो उसकी कहानी है कि इंजीनियरिंग क्यों नहीं, जबकि वातावरण बहुत था। अच्छा, उस समय भी बहुत। मेरे अपने कॉलेज की बात है, ये है 1969, 67, 70, 71, 69। आईआईटीज एस्टैब्लिश हुए कितना टाइम हुआ था अभी? वो तो 60 में हो गई थी। 60 में 10 साल हो गए थे। तो वातावरण था। मेरे अपने कॉलेज से बहुत सारे बच्चे अपीयर होते थे। और हिंदुस्तान में मेरा कॉलेज जो था पटना साइंस कॉलेज, वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन से लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा यही इंस्टीट्यूशन है जो भेजता है आईआईटी में बच्चों को। 5 आईआईटीज ही थी, थोड़ी ही सी जगह होती थी। और मेरे एक आईआईटी में मेरे ख्याल से 200 के करीब लोग हुआ करते थे स्टूडेंट्स। तो पांचों मिल करके 1000 होते थे। और उस समय में मेरे अपने कॉलेज से हर साल 20 से 25 के बीच में विद्यार्थी आईआईटीज में जाया करते थे, पहुंचते मतलब थे। 1/4 से बिहार के एक कॉलेज से। हाँ, एक कॉलेज से चले जाते थे 20-25 विद्यार्थी। तो वातावरण था, लेकिन मेरे को उधर देखना ही नहीं था। तो मैंने जेई का फॉर्म ही नहीं भरा था। और घर वालों ने नहीं भरवाया सर? आजकल तो घर वाले भरवा देते हैं बच्चों का। नहीं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं इस मामले में। उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास रहा ना शुरू से। स्कूल के टाइम पर भी उन्होंने कभी मेरे को ट्यूशन नहीं भेजा। हाँ भाई, आजकल ना है कि अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत नंबर लाने वाले, वो भी ट्यूशन जाते हैं। उस समय ट्यूशन तो वो लोग जाते थे जो कमज़ोर होते थे पढ़ने के अंदर। तो मेरे भले ही कितने भी खराब नंबर आए, उन्होंने कभी मुझे ट्यूशन नहीं भेजा। और ये बड़ा उपकार किया। क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर में मुझ में उन्होंने विश्वास किया। और जब मुझ में उन्होंने विश्वास किया तो मुझे अपने ऊपर विश्वास करने में बहुत आसानी हुई। है ना। अभी क्या होता है कि अभी चूंकि पेरेंट्स जब ट्यूशन भेजना शुरू कर देते हैं क्लास 5 के बच्चे को, क्लास 4 के बच्चे को, क्लास 8 के बच्चे को, सर अब तो मतलब स्कूल गया तो ट्यूशन जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से। हाँ, तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स उसके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम्हें ट्यूटर चाहिए, तुम अपने से खड़े नहीं हो सकते हो, तुम्हें कोई पकड़ के खड़ा करने वाला चाहिए। बिल्कुल सर। पहले सर कोचिंग का मतलब हेल्प होता था। अभी हम लोग पढ़ाते हैं तो जब तक हम लोग 7th चैप्टर पे नहीं पहुंचे, बच्चा 7th चैप्टर नहीं पढ़ेगा। मतलब वो हेल्प नहीं चाहता है, वो चाहता है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक हम ही पढ़ाएंगे उसको। वो ये नहीं कि 7th चैप्टर में जो डाउट्स है वो हमसे समझने आया हो सिर्फ। हाँ। तो आप वो सही कह रहे हैं। तो वो जो शुरू से एक माइंड के अंदर में कॉन्स्टेंटली वो डाला जा रहा है कि भाई तुम खुद से तो कुछ करने के लायक ही नहीं हो। ये बहुत बहुत गलत स्थिति हो रही है। तो सर अगर अभी आज की डेट में इसको लगाएं तो बच्चा बिना कोचिंग जाए कैसे, मतलब आपको क्या लगता है, क्या मतलब कैसे इस माइंडसेट को तोड़े बच्चा? अब क्या कर सकते हैं, ये तो परिवार से संस्कार मिल रहा है उसको, है ना। हम यही कर सकते हैं, सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आप लंका पहुंच सकते हो, आप लंका पहुंच सकते हो, आप समुद्र पार कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पर उसको रिवर्ट करने की ज़रूरत है। कोई तो होना चाहिए जो उसको ये कहे कि भाई आप कर सकते हो, हम सब साथ हैं आपके।
हम सब साथ हैं, हम जितने बानर भालू हैं हम सब साथ हैं। लेकिन आप में शक्ति है ना, वो हमें उसको एहसास दिलाने की ज़रूरत है। ये बढ़िया है सर। तो ऐसे हो गया वो। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए या तुम्हें वो करना चाहिए, शिक्षक बनना है तो बनो शिक्षक। तो ऐसा चला। सर कितना % आप श्योर थे कि शिक्षक बनना है? मतलब ये थोड़ा सा 100। अरे बाप रे 100। भाई कुछ नहीं होता ना, अगर कुछ नहीं होता, कहीं कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होता, कहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, तो फिर हम कहीं पर भी पढ़ाते, कहीं पर भी पढ़ाते, भले ही ट्यूशन पढ़ाते, पढ़ाना भले था किसी, बस। किसी गांव में जा करके पढ़ाते, देहात में पढ़ाते, लेकिन पढ़ाना था ये तो पक्का था। मतलब कॉलेज में आते आते तक तो ये पक्का हो गया था। 8वीं 9वीं में समझो इसकी नींव पड़ी थी, और कॉलेज में आते आते तो ये पक्का हो गया था। तो एक और इसमें से संदेश होता है, और वो ये संदेश होता है कि आप फ्यूचर को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो। नहीं। फ्यूचर को आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो। तो आप जो ये प्लान करते हैं ना कि हम ये कोर्स कर लेंगे तो हमें इतने लाख का पैकेज मिल जाएगा, और वो कर लेंगे तो इतने करोड़ का मिल जाएगा, और ये IIT में पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो आप एक तरीके से फ्यूचर को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हो। तो वो तो आप कर नहीं पाओगे, और अगर नहीं हुआ, जिसके भी चांसेस अच्छे खासे होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन ऊपर से बोनस, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बोनस में मिलेगा फिर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना। जो मन में है, जो करने की इच्छा है, जो दिल से आवाज़ आ रही है, वो करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसमें तो स्कोप नहीं है, तो इसमें तो फलाना नहीं है। तो ये तो इसलिए तो बच्चा आजकल मतलब गलत स्टेप्स ले रहा है सिर्फ IT के एक सिलेक्शन ना होने पे, मतलब इतना डिप्रेस हो रहा है छोटी सी बात पे। हाँ। एक तो उसको पहले से पता रखा है ना कि तुमसे कुछ होने वाला है नहीं। फिर सचमुच नहीं होता है तो उसको और विश्वास हो जाता है कि मुझसे कुछ होने वाला है नहीं। जो आप बोल रहे ना कि पूरी लाइफ उसने उसी पे सोच ली है कि उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके पास कोई दूसरा मतलब लाइफ में कुछ है ही नहीं। हाँ। तो अब आपकी बुक कैसे आई, इस पे आते हैं कि कैसे बुक लिखने का आइडिया आया, क्योंकि वहीं से शायद स्टोरी यहीं से शायद स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आप बताइएगा कि कैसे आइडिया आया, क्या आपने किया था, फिर क्यों बुक लिखी, कितना टाइम लगा, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। हाँ, उसकी कहानी ऐसी है कि जिस समय में यहाँ मैं अपने +2, आज की भाषा वाला +2 कर रहा था पटना साइंस कॉलेज में 1969-71 में, तो इंजीनियरिंग में जो लोग इंटरेस्टेड थे, जो लोग JEE वगैरह देते थे, वो लोग रश्मि खलीडे की किताबें पढ़ा करते थे। तो वो नाम सुना हुआ था, रश्मि खलीडे, रश्मि खलीडे, रश्मि खलीडे, है ना। हालांकि वो उस समय पढ़ते नहीं थे ज़्यादा रश्मि खलीडे, वो बहुत एक बड़ा नाम था रश्मि खलीडे का, समझ गया। आजकल तो स्टैंडर्ड बढ़ गए ना, लेकिन बहुत बड़ा नाम था कि हाँ भाई कोई बड़ा तोप आदमी है तो वो रश्मि खलीडे पढ़ता है। समझ गया, ठीक है। लेकिन नाम सुना हुआ था मैंने कभी, मेरे हाथ में नहीं आई थी किताब वो। अच्छा। और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मुझको तो सीधा सीधा BSc में जाना था। यहाँ MSc के दौरान IIT कानपुर की लाइब्रेरी में वो किताब दिखी, तो मैंने कहा अच्छा ये है रश्मि खलीडे। तो किताब मैंने इशू कराई, और उस समय में मैंने उसको पढ़ना शुरू किया पैरेलल टू माय MSc। हाँ, तो उधर जो अपना MSc के कोर्सेज थे वो तो हो रहे थे, और यहाँ अपना ये किताब पढ़ना शुरू किया। अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी। बहुत बेसिक फिजिक्स समझ में आया, उसके सवाल खूब बनाए वगैरह, जबकि कोई परीक्षा नहीं देनी थी मुझे। तो मेरा ऐसे ही होता है, परीक्षा नहीं देनी होती है तब हम वो चीज़ जरूर पढ़ते हैं। अच्छा। जिसकी परीक्षा देनी होती है वो पढ़े या ना पढ़े, जिसकी परीक्षा नहीं देनी होती है वही पढ़ने में अच्छा लगता है। तो वो मैंने रश्मि खलीडे वहाँ पे पढ़ रखी थी, और मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी किताब है, इसको तो हम लोगों को +2 में पढ़ाना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। ये क्या बात है कि केवल JEE वाले पढ़ें और केवल इंजीनियरिंग वाले पढ़ें। तो मुझे जब पढ़ाने का मौका मिला वहाँ पे पटना साइंस कॉलेज में +2 के बच्चों को, तो मैंने सबको कहा कि जा करके बाजार से और ये किताब खरीदो रश्मि खलीडे।
और मैं पढ़ाऊंगा तो घर जा कर के इसी से रिवाइज करना है और इसी का सवाल बनाना है। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई थोप दिया मैंने। हम्म फिर पढ़ाना शुरू किया। हम्म तो रेपुटेशन मेरी तो अच्छी बनी पहले ही साल से कि अरे ये नया लड़का तो बड़ा अच्छा पढ़ाता है भाई। तो और असली रेपुटेशन हॉलीडे दिलवा दी बच्चों को। वो तो दिलवा दी, लेकिन रेपुटेशन तो अच्छी बनी। सभी लोग कहते थे कि ये बड़ा अच्छा पढ़ाता है और बड़ा डेडिकेटेड है और बड़ा एनर्जेटिक है और ये है और वो है वगैरह। लेकिन मुझको संतोष नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट्स से सवाल पूछता था या उनके चेहरे देखता था तो मुझे लगता था कि जो फिज़िक्स हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं वो फिज़िक्स उनके दिमाग में उतर नहीं रही है ढंग से। हाँ, तो भले ही सब लोग कहते हैं कि अरे वाह क्या पढ़ाया, लेकिन मैं अपना जजमेंट जब करता हूँ स्टूडेंट्स का रिएक्शंस देख करके, उनको जब मैं कुछ पूछता हूँ तो वो कैसा जवाब देते हैं, क्या करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं पढ़ाया मैंने, गलत पढ़ाया। मतलब गलत नहीं पढ़ाया, सही तो पढ़ाया ही, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया उतने अच्छे से। हाँ, वो उनके दिलो दिमाग में वो उतार नहीं पाया मैं। जी सर, इसको कैसे सही करते हैं सर? ये तो मतलब तो मुझे लगा पॉइंट। नहीं तो ये ना, ये यहाँ पर देखो टाइम लगता है उसमें। तो पहले साल जब ऐसा हो गया तो मैंने सोचा अच्छा मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, अभी तक तो कभी पढ़ाया नहीं था फॉर्मली, तो इसलिए मेरे को अभी सीखना है। तो अगले साल फिर से रीप्लान करेंगे और ढंग से करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्लास में न्यूमेरिकल बनाएंगे, फलाना करेंगे, तो टेस्ट बच्चों को अलग से टेस्ट देंगे, कुछ अपना प्लान किया। दूसरे साल वही कहानी, तीसरे साल वही कहानी। बड़ी ऑर्डिनरी टीचर की स्टोरीज लग रही हैं अभी तो ये, मतलब हम लोग सब यही फेस करते हैं कि हाँ मतलब, और अगले साल की प्लानिंग इस बार ऐसे कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, इस बार ये क्वेश्चंस इंक्लूड कर देंगे। हाँ, सोचते हैं। चौथे साल पढ़ाया तो बड़ा उससे कि भाई अब तो इस बार तो कुछ होना चाहिए। ये 4 साल आप 11th 12th ही पढ़ा रहे थे? नहीं, कॉलेज है ना, 11th 12th कॉलेज सब कॉलेज है ना, तो वो तो पीरियड्स, एक दिन में एक पीरियड, मतलब एक बार में एक ही कोर्स थोड़े मिलेगा। तो अच्छा। टाइम टेबल के अंदर में मुझे बीएससी ऑनर्स में मान लो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ानी है फर्स्ट ईयर में, बीएससी ऑनर्स के सेकंड ईयर के अंदर में मान लो मुझे क्वांटम पढ़ाना है, इधर +2 के अंदर में मुझको मान लो कि ऑप्टिक्स पढ़ाना है, और एमएससी भी था हमारे उसी बिल्डिंग में, हालांकि साइंस कॉलेज का पार्ट नहीं था, लेकिन एमएससी मेरी ही बिल्डिंग में था पटना यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ के भी क्लासेस कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह के हमें करने पड़ते थे। तो सर मॉडेस्टली बताइएगा, मतलब आप फेमस तो बहुत रहे होंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने को लेके ना? हाँ फेमस रहे, रेपुटेशन पहले ही साल से काफ़ी हाई हुई थी मेरी, है ना। सभी जगह पे ऑनर्स को भी मैंने पढ़ाया, एमएससी को भी मैंने पढ़ाया, +2 को भी मैंने पढ़ाया, सब पैरेलल एक कोर्स सब में जा रहा है। तो 4 साल जब बीते ना, और ये +2 के अंदर में मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। अच्छा उधर मिल रहे थे, बीएससी ऑनर्स में अच्छा चाह रहा था, उसमें मैं उसमें मुझे प्रसन्नता थी। मेरे पढ़ाई हुए बच्चे जो थे वो काफ़ी चीज़ें समझ रहे थे और काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, और सब यहाँ वहाँ आईआईटी कानपुर में यहाँ वहाँ अच्छी जगहों पर एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर रहे थे और मिल भी रहा था सबको, तो उसमें मैं संतुष्ट था। +2 में फेल हो रहा था। 4 साल के बाद मैंने कहा कि ना, HC वर्मा इतना खराब टीचर तो हो ही नहीं सकता कि 4 साल लगातार जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, ये क्या बात है। तो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरी टीचिंग के साथ नहीं है, प्रॉब्लम मेरे स्टाइल के साथ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? रॉबर्ट रेसनिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर उसमें? और डेविड हैलिडे प्रॉब्लम है। ये कंफ्यूजन निकालने में मुझे 4 साल लगे। अच्छा, क्योंकि मैं उस किताब को इतना पसंद करता था एमएससी में पढ़ने के बाद कि उसके तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि इस किताब में भी कोई कमी हो सकती है। 4 साल में मैंने को ये रियलाइजेशन हुआ कि प्रॉब्लम इज नॉट विथ मी, प्रॉब्लम इज विथ दीज 2 ऑथर्स एंड दिस बुक। और वो चीज़ जो है ना, वो समझो कि मेरे लिए पूरे जिंदगी के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन गई कि अगर आपको स्कूल में फिजिक्स पढ़ानी है स्टूडेंट्स को, तो आपके स्टूडेंट्स किस वातावरण में रहते हैं, किस लाइफस्टाइल को जीते हैं,
उनके अड़ोस पड़ोस में क्या है, उनके गली मोहल्ले में क्या है, उनके ज़िंदगी में क्या है, वो अगर आप जानते हो तो आप अच्छा पढ़ा सकते हो, और उसके अनुसार अगर ट्यून करते हो अपने टीचिंग को तो आप उसको अच्छा पढ़ा सकते हो। और वो ट्यून अगर नहीं करते हो और आप इक्वेशंस और डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शंस और प्रोसीड्योर्स केवल देते हो तो आप परीक्षा की तैयारी तो करा सकते हो, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते। तो रेस्निक हेलिडे की प्रॉब्लम ये थी कि उन दो महान लेखकों को पता नहीं था ना कि पटना में लोग कैसे रहते हैं और सासाराम में कैसे रहते हैं और मधुबनी और दरभंगा में कैसे रहते हैं और मुजफ्फरपुर में कैसे रहते हैं। उसको क्या पता था बेचारों को। वो लोग तो अपना वाशिंगटन मनी ला करते रहते थे। तो ये समझ में आया मुझको कि अच्छा ये चक्कर है। इसकी पैकेजिंग जो है ना वो इंडियन लाइफस्टाइल के अनुसार होनी चाहिए। जिन चीजों को हमारे बच्चे देखते हैं ये बंदर वहीं से आए हैं। बंदर आए, बंदर पे आते हैं सर अभी। बंदर पे अलग से सवाल बनाएंगे। तो हमारे बच्चे अमूमन क्या देखते हैं, हमारे बच्चे अमूमन कहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे अमूमन कौन से गेम खेलते हैं, हमारे बच्चे को टूरिज्म के लिए कहीं जाना होता है, पर्यटन के लिए तो कहाँ जाते हैं। तो उसके पैकेजिंग के अंदर में मुझे फिजिक्स चाहिए। तो ये रियलाइजेशन जब हुआ तो मैंने कहा अरे ऐसे तो कोई टेक्स्ट बुक है ही नहीं। रेस्निक हेलिडे इतनी अच्छी टेक्स्ट बुक है तो उसमें वो इंडियन स्टाइल नहीं है, और जो इंडियन स्टाइल वाले ऑथर्स लिखते हैं वो रेस्निक हेलिडे जैसे ऑथेंटिसिटी नहीं ला पाते और ल्यूसिडनेस नहीं ला पाते। उतना बढ़िया तो सर मतलब हाँ फ्लो नहीं ला पाते हैं। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ता है। तो कंटेंट के मामले में हमारे इंडियन ऑथर्स फेल हैं और ये जो पैकेजिंग है उसके मामले में रेस्निक हेलिडे फेल है। तो अब क्या किया जाए? अब कैसे पढ़ाया जाए? पर सर उस लेवल की किताब सोचना मतलब बहुत, जो आप अभी बातें आपने जो बोली, मतलब आप तो कितना वर्क किए हैं, लूसिडनेस और कनेक्टिविटी और लेवल एक के बाद एक ऊपर करना, मतलब ये बहुत चैलेंजिंग चीज है। तो वहां से इस आइडिया का जन्म हुआ। दैट वाज 1984। कैसे सर, मतलब अचानक से एक रात अचानक से हुआ, कैसे अचानक से? मतलब नहीं 4 साल फेल हुए ना भैया। 4 साल फेल हुए तब जाकर के ये बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कड़ी मेहनत हुई है। पहले साल तो कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे साल में भी जब फेल हुआ उसमें भी मतलब फेल मतलब मेरी संतुष्टि नहीं हुई। ये मत सोचना कि सोसाइटी ने कहा कि तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। ये नहीं कि मेरे स्टूडेंट्स कहीं अच्छा पास नहीं कर रहे थे, ये नहीं कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे नंबर नहीं ला रहे थे, ये नहीं कि मेरे स्टूडेंट्स जेईई में पास नहीं हो रहे थे, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स फिजिक्स नहीं समझ रहे थे। ये केवल मैं जानता था। ये आप समझ रहे थे। सही बात है। ये केवल मैं जानता था। हाँ, मतलब वो फॉर्मूला जानता है, वो सवाल कर दे रहा है बट उसको आ नहीं रहा अंदर तक। तो ऐसे करके धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ 4 साल के अंदर में कि ये करना। तो तब का नहीं है तो फिर हम करेंगे ना। अच्छा, चैलेंज एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। और कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये थीम आ गई कि रेस्निक हेलिडे के जैसा कंटेंट होना चाहिए, उसके जैसा कंटेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक, बिल्कुल लॉजिकल। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की कनेक्टिविटी ले लो, कुछ भी ले लो, पूरी किताब पढ़ो तो लगे कि एक ही कहानी पढ़ रहे हैं। तो वैसी रेस्निक हेलिडे वैसी किताब है। तो वैसा मुझे कंटेंट, वैसी मुझे चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। और उसके साथ में जो हम प्लेटफॉर्म यूज करें, जो कैनवास हम यूज करें ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, वो कैनवास मेरा इंडियन होना चाहिए। उसमें से वो हॉकी पक और ये सब जो उन लोगों का होता है, एस्केलेटर, वो सब हटाओ। यहाँ पे वहाँ झूला लेकर के आओ, यहाँ पतंगबाजी लेकर के आओ, यहाँ कंचे खेलो यहाँ पे, है ना, और उसमें से फिजिक्स सीखो। अरे वो वाला गेम भी तो आपने डाला है, वो जिसमें वो पत्थर रखे जाते हैं एक के ऊपर एक पिट्ठू, क्या होता है जो मारते हैं? वो है गुलेल है।
हाँ हाँ, गुलेल। तो ये फिर हमने किया कि हम ऐसी किताब लिखें जिसमें कि ये सब चीज़ें हों ओ भैया। और इसमें से फिज़िक्स निकले और इसके आधार के ऊपर फिज़िक्स समझी जाए और समझाई जाए, है ना। तो ऐसे करके इस किताब की शुरुआत हुई 1984 में। जब मैंने इसको लिखना जब शुरू किया तो पता चला कि जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उस सैंपल से काम नहीं चलेगा, वहाँ बड़े रिस्ट्रिक्टेड पीरियड्स हैं और सिलेबस ख़त्म करना है एक खास टाइम में, ऐसा है वैसा है, तो इसलिए ट्यूशन पढ़ाना ज़रूरी है अगर किताब लिखनी है तो। तो उस समय एक 10-15 बच्चों को लेकर के ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो उन्हीं बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। जब हम कुछ सोचते थे कि अच्छा ये वाला चैप्टर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, यहाँ से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाए जाएंगे इसके लिए, तो इन्हीं बच्चों के ऊपर उनको अप्लाई करके देखते थे कि कैसा रिजल्ट हो रहा है। तो ये करते करते मेरे को टोटल टाइम तो 8 इयर्स का लगा था। 92 में ये किताब पब्लिश हुई थी। 92 में ये किताब पब्लिश हुई थी और मजे की बात ये थी 8 साल सर, मतलब आप कैसे पेशेंस रखते, इतना बहुत लंबा टाइम है। और कैसे लिखते थे? रोज थोड़ा थोड़ा, महीने में कभी कभी लिख लिया क्या? 8 साल तो मतलब सर, मतलब इंसान की पूरी लाइफ बदल जाती है। मतलब क्या इस बीच सर आपकी क्या मतलब शादी भी इसी बीच मतलब की बाद में क्या? नहीं, हम तो बैचलर अभी भी है। ओह अच्छा, देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट दिस, सॉरी मतलब पता नहीं। ओके ठीक है, अब तो आप बोल रहे हैं तो ठीक है। ओके तो 8 साल तक वो लिखा गया। जब भी कुछ समझ आया तो लिख लिया बैठ करके, जब भी कुछ समझ आया तो लिख लिया बैठ करके, ऐसे ऐसे करके चला। न्यूमेरिकल्स फॉर्मुलेट किए बैठ करके, और टेबल पे, केवल उस समय गूगल तो थे नहीं, टेबल पर मेरे यही 2 किताबें थी, एक रश्मि खलीडे की और एक यूनिवर्सिटी फिजिक्स सीयर्स जिमांस्की की। बस यही 2 किताबें थी। इरोडोव था साथ में। इतना ही रिसोर्स मटेरियल मेरे पास में था। हाँ, और सब कुछ तो अपना ओरिजिनल ही करना था ना। हाँ, यही पूछना था मुझको, क्या ये सवाल आप खुद बना रहे थे एक 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 एक? बिल्कुल बिल्कुल। ओ भगवान। हाँ, आइडियाज भले ही हमने रश्मि खलीडे और इरोडोव से लिए हों, बहुत सारे आइडियाज तो हमने मेरे खुद के ही रहे हैं। और कुछ आइडिया, हिम्मत की बात है कि एक एक सवाल आप सोच रहे हैं, और मतलब आपको, मतलब मैं आज ये स्टार्ट करूं, मुझे लगे यार ये तो कभी खत्म नहीं होना है, ये तो अभी मतलब मेरे को दिख जाए तो ये स्टार्ट करते ही आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये 1 साल का काम नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो देखो क्या था कि मेरे को जल्दी किस बात की थी। मेरे मन में उच्च शिखर के ऊपर उद्देश्य क्या था, जो नहीं है आज दुनिया के अंदर में, मैं उसको क्रिएट करने जा रहा हूं। जो एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं, अच्छा खराब है ही नहीं, वो उसको मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। तो 1 साल लगे चाहे 10 साल लगे। जब कभी बीच में डर लगता था कि मतलब इतना मैं जिंदगी का सब कुछ इसी को दे रहा हूं, मतलब किताब को? ना, बिल्कुल नहीं। वो तो एकदम उस समय में उसी का जुनून था कि भाई मुझको ये क्रिएट करना है। और उस समय में देखो, सारे मेरे जो दोस्त थे, है ना, फैकल्टी में, साइंस कॉलेज में जो हमारे कलीग प्रोफेसर्स थे, सब सीनियर थे, मैं तो जूनियर ही था। सभी मेरे बहुत अच्छे वेल विशर थे। और चूँकि उसी कॉलेज से मैंने कुछ साल पहले बीएससी ऑनर्स किया था, तो मेरे टीचर्स थे अधिकांश मेरे टीचर्स थे। और मेरे बहुत, मैं उन सबका लाडला दुलारा स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा बीएससी ऑनर्स में। हाँ। तो इसलिए वो सब मेरी बहुत चिंता करते थे, और वो सब मुझे समझाते थे कि तुम अपने यूथ का प्राइम टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हो किताब लिख करके। यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, यूथ टाइम तुम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। अरे तुमको करना है तो या तो कोचिंग ट्यूशन करो, जो बाकी लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब नाम भी है, पैसा भी है, लाइक हाँ ठीक है। और नहीं तो रिसर्च करो। नहीं तो रिसर्च करो। ये किताब लिखने का कहाँ से उठा लिया धंधा। हाँ। तो लोगों को बहुत अटपटा लगता था। उस टाइम सर क्या किताब चल रही थी, बताना चाहेंगे आप ये भी? मतलब उस टाइम क्या चल रहा था किताबों में तब फिजिक्स में? बिहार में जो किताबें प्रचलित थी, एक डॉक्टर एन घोष थे रांची के। अच्छा। उनकी किताब काफ़ी अच्छी कही जाती थी। वो थोड़ी अच्छी थी भी।
मैंने भी पढ़ी थी। और हिंदी में वैसे ही शर्मा सिंह प्रसाद मूलभूत भौतिकी नाम का था। यूपी में जैसे नूतन भौतिकी चलती है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुमार मित्तल उसी टाइप की वो शर्मा सिंह प्रसाद बिहार में प्रचलित थी। एक दुर्गा प्रसाद सिंह जी की किताब प्रचलित थी। दुर्गा प्रसाद सिंह जी जी जी। हाँ, तो ये सब कुछ 3-4 किताबें थी जो। अच्छा सर, इन मतलब किसी का नाम नहीं कहना चाहते, बट बाकी सबकी किताब की अगर आप थिकनेस देखें और मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की अगर हम लोग थिकनेस देखें तो बहुत डिफरेंस है उसमें। मतलब आपने काफी कम टाइम में चीजें की है मतलब उसके अंदर। और सर किताब किस लिए लिख रहे थे आप? 11-12 को फोकस था कि और भी दिमाग में चल रहा था लिखते वक्त बीच में कि ये हर जेंडर का बच्चा पढ़ेगा, सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं पढ़ेगा, मेडिकल का बच्चा भी पढ़ेगा? हाँ, कोई सिलेबस ऐसा था नहीं ध्यान पर, ऐसा सिलेबस कोई ध्यान में नहीं था। एक्चुअली सिलेबस की बाउंड्रीज, जो सिलेबस जो लोग बनाते हैं ना, वो भी कोहेरेंट नहीं होता है, उसमें भी फेस डिफरेंसेस रैंडम होते हैं। वाह। तो इसलिए ना उसी सिलेबस के अनुसार अगर आप लिखेंगे तो अच्छी किताब नहीं लिखी जाएगी। एक स्टोरी नहीं बनेगी, एक सिंगल स्टोरी नहीं बनेगी, फिर वो हैफेज़र्ड होगा, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग होंगे। तो इसलिए सिलेबस की बाउंड्री को तो मैंने पहले ही तोड़ दिया। और ये था कि लेवल फिक्स्ड है, 11-12 का जो लेवल है उस लेवल का बच्चा उसको पढ़ सकता है ना। तो ये था कि हाँ, ऐसा नहीं करना है मेरे को कोई फोरियर इंटीग्रल और वो सब नहीं डालना है वो सब नहीं डालना है। तो सर फिर यहाँ तो मेरा हाथ उठा के स्टूडेंट वाला एक डाउट आ गया, अगर 11-12 था तो हम लोग फिर रिलेटिविटी पे क्यों पहुंचे? ये इंटरेस्टिंग बात है। क्या उस टाइम सिलेबस में था? नहीं, सिलेबस में नहीं था, लेकिन रिलेटिविटी के बारे में एक बड़ी स्पेशल बात है, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में। सर मुझे याद है मैं 11th में था, मेरा दिमाग घूम गया था। 11th में था, 12th में मेरा दिमाग घूम गया था और मैं अपने आप को मतलब कहीं का तोप समझता रहा। सर 11th का बच्चा रिलेटिविटी पढ़ ले, सोचेगा उसको फिजिक्स में क्या तो नहीं आ गया है। मैं तो अरे मैंने पढ़ा है ऐसी और ऐसी किताब से, वो राम एंड श्याम वाला एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है। वो आपने राम श्याम वाला एग्जाम्पल समझाया उसमें, अरे वो तो मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़े, वो हम लोग का पहला इंट्रोडक्शन है रिलेटिविटी से। मेरे ख्याल से मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स का, आजकल तो मूवीज आ गई हैं सर, तो काफी कुछ उसमें बकवास भी रहता है खैर, तो बट मतलब मैक्सिमम हम लोग की जनरेशन का इंडियन स्टूडेंट अगर समझता है टाइम डायलेशन के बारे में कुछ भी जानता है तो पहला एग्जाम्पल उसको वही पता है, राम एंड श्याम वाला। तो इसमें ना स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आप देखिए बीएससी के सारे कोर्सेज में, बीएससी के जितने कोर्सेज हैं, जितने टॉपिक्स पे, क्लासिकल मैकेनिक्स ले लीजिए, जो चीजें होती हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, जो चीजें होती हैं उनमें मैथमेटिक्स सबसे सिंपल अगर कहीं पर है तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में है। कहीं इंटीग्रेशन ही नहीं करना पड़ता है कहीं कोई कॉम्प्लेक्स चीज ही नहीं होती है, एकदम बिल्कुल जो 9वीं 10वीं क्लास का अलजेब्रा है उसी में सारा काम हो जाता है। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो स्क्वायर रूट 1 - b² c², उससे ज्यादा बड़ा तो एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। नहीं, उस समय के अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि मुझे समझ में आ गया, मैं लोगों को बैठ के पढ़ाता भी था टाइम डायलेशन दोस्तों को, और मेरा तो मतलब बहुत वो हो जाता था, अरे ये क्या बता रहा है, इसको तो क्या चीजें आ गई। तो मतलब आप काफी बच्चों को आपने वो चीज सिखाई है, ये तो है मतलब। पर वही मैं पूछना चाहता कि तो कैसे आपको लगा कि इसको भी डाल दें? नहीं, वो इसलिए कि वो 11-12 के लेवल में वो आ रही थी और मैंने 11-12 के लेवल पकड़ा था कि हाँ बच्चे को इतना मैथमेटिक्स आता है, इतना उसको लॉजिक करना आता है, इतनी उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और किताब का वो काफ़ी आगे का शायद आखिरी चैप्टर है या क्या है, तो इतनी किताब अगर वो पढ़ चुका है तो इसको वो समझ लेगा, अच्छी तरह से समझ लेगा। तो ऐसे करके वो किताब आई, तमाम लोग बहुत एक वातावरण नेगेटिव बनता रहा हमेशा, अरे 4 साल हो गए अभी तक तुम्हारी किताब नहीं बनी, तुम क्या कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, वो सब चला। लेकिन मेरी थी जिद कि नहीं। सर बंदर कहाँ दिखा आपको? बंदर हमने देखा मतलब बीच बीच में कभी कभी कहीं घूमने उमने जाया करते थे। जब मेरी जब सर्विस शुरू हो गई लेक्चरर की, तो फिर परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई। जी। मेरे भैया अकेले अर्निंग मेंबर थे इसके पहले, सैलरीज बहुत कम थी, परिवार मेरा हमेशा बड़ा था, 8-10 लोग तो होते थे परिवार के अंदर में, और एक व्यक्ति की लेक्चरर, वो भी लेक्चरर थे, तो उनकी भी सैलरी से बड़ा मुश्किल चलता था। जब 2 सैलरीज हो गई तो फिर आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो गई।
तब उसके बाद कभी घूमने के लिए कभी उत्तराखंड में चले गए, तो कभी कश्मीर में चले गए, तो कभी कहीं चले गए, तो इधर उधर, तो जहाँ जाए वहाँ बंदर दिखे मुझे। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है, ये भारत में जगह जगह पर बंदर खूब होते हैं, तो बंदरों पे सवाल बनाओ। हाँ, मतलब उसके बाद सारी किताबों ने उस चीज को डाला। मतलब ये कितना क्रिएटिव आइडिया था कि बंदर को डाल दे किताब में। मतलब टीचिंग से कितना दूर हटके है, फिर भी कितना इंटीग्रेटेड है। जैसे मतलब मैंने कई आपके एग्जाम्पल इस तरह के देखे कि आपने बिंदी लगा दी सेंटर ऑफ मास के लिए। मतलब फिनोमिनल सर, मतलब ये सोच पाना और इसको इम्प्लीमेंट करना और निडर होना कि ये कर देते हैं, देखा जाएगा। ईयर रिंग ऑफ द लेडी। मतलब डर भी तो लग सकता है इंसान को कि मजाक उड़ेगा बहुत, कि बंदर डाल दिया, मजाक ना उड़ जाए कि भाई ऐसा ना हो जाए। बट तो ऐसे चला। तो ठीक है, जिस समय किताब आई, किताब जिस समय फाइनली पब्लिश हुई 1992 में। नहीं पब्लिश कैसे हो गई सर? 8 साल आपने लिखा, पब्लिशर से आपने कब बात स्टार्ट की? रुको, कहाँ जा रहे हो? स्टोरी तो कंप्लीट होने दो। स्टोरी कंप्लीट होगी अगले वीडियो में, यानी कि वॉल्यूम 2 में, जहां हमें यह पता चलेगा कि कैसे पद्मश्री एच.सी. वर्मा सर की हिट किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आ गई इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री में। कैसे इस किताब ने राज किया पूरे 25 सालों तक और आज भी राज कर रही है इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री में, टीचर्स के दिलों में, स्टूडेंट्स के दिलों में। क्या सोचते हैं पद्मश्री एच.सी. वर्मा सर आईआईटी, जेई और नीट के बारे में? क्या होगा उन बच्चों का जो आईआईटी, जेई और नीट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते? और क्या सच में फिजिक्स वाला कोलैबोरेट कर रहा है ग्रेट प्रोफेसर वॉल्टर लुएन सर के साथ? ये सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड है, एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये एक फेस्टिवल है। वरदान सीरीज भी आने को है। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।